खबरों में सबसे पहले आपकी जेब से जुड़ी हुई बड़ी खबर। आने वाले दिनों में आपका खाने का तेल महंगा होने वाला है। रुपए की कमजोरी की मार आपके किचन पर पड़ना तय है। कैसे, जानेंगे अपने सहयोगी असीम मनचंदा से। तो असीम, रुपया लगातार कमजोर हो रहा है, ये बात जग जाहिर है। खाने का तेल भी हम बड़ी मात्रा में इंपोर्ट करते हैं, ये भी सबको पता है। अब किस हद तक की मार किचन तक आने वाली है? जो खाने के तेल है उस पर भारत जो है आयात के ऊपर ही निर्भर है। करीब अपनी जरूरत का 60% तेल आयात किया जाता है और सितंबर में सरकार ने एडिबल ऑयल के ऊपर से ड्यूटी बढ़ा दी थी, तो उसके बाद से लगातार दाम बढ़ रहे हैं। अगर मैं पिछले सितंबर से लेकर के अब तक की बात करूं तो 40% तक दाम ऑलरेडी बढ़ चुके हैं। और दूसरा इसका असर अब डॉलर का आने वाला है, खासतौर पर कि पिछले 3 से 4 महीने के अंदर हमको डॉलर के मुकाबले रुपए में 5% तक की गिरावट देखने को मिली है। तो उसका असर अब सीधे सीधे आपके खाने के तेल के ऊपर आने वाला है। पिछले अगर 1 महीने की बात करूं तो कीमतों में 2% से लेकर के 5% तक की बढ़ोतरी ऑलरेडी देखने को मिली है। और अभी फिलहाल जिस तरह से अभी गिरावट लगातार रुपए के अंदर कमजोरी देखने को मिल रही है, तो उसका असर भी आपके खाने के तेलों के ऊपर आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा। दाम 5% से लेकर के 10% तक बढ़ सकते हैं। जो एफएमसीजी कंपनी है वो लगातार इंपोर्ट के ऊपर ही डिपेंडेंट है, उनको भी जो अपने प्राइस है सीधे सीधे कंज्यूमर को पास ऑन करना पड़ेगा। और ज्यादा कंज्यूमर के ऊपर प्राइस पास ऑन करते हैं तो खपत भी घट सकती है। तो ये सारे कंसर्न्स आगे आपको डॉलर के मुकाबले रुपए में जो कमजोरी आई है उसके ये देखने को मिलेगी। जी चलिए, तो डॉलर हुआ कमजोर और इसकी मार पड़ने वाली तेल पे। ऑलरेडी 40% तक महंगा, अब और महंगा हो सकता है। ये 40% पिछले 1 साल सितंबर टू सितंबर। खैर, हम आगे बढ़ते हैं। इधर निफ्टी वीकली एक्सपायरी पर बाजार में आज दायरे में कारोबार रहा। सेंसेक्स 203 पॉइंट गिरकर 75,736 पर बंद हुआ, तो वहीं निफ्टी 20 पॉइंट गिरकर फ्लैट क्लोजिंग दे गया। हालांकि आज के बाजार में मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में जोश था। मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स आज बढ़त पर बंद हुए हैं। डिटेल्स के साथ है कंचन नौटियाल। तो एक मिक्स डे कंचुअल मार्केट के लिए। शुक्रिया कि बहुत कोई नेगेटिव साइड पे कुछ नहीं रहा, लेकिन बढ़ने वाले कौन से शेयर थे आज के दिन में और कहां दबाव रहा? तो डेफिनेटली एक्सपायरी के दिन मार्केट के अंदर हमें एक मिक्स रिएक्शन देखने को मिला है। अगर निफ्टी की बात करी जाए तो फ्लैट क्लोजिंग दी है, लेकिन अब बात कर लेते हैं इस टाइम पे कि स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन किस तरीके का रहा है। निफ्टी में बात करते हैं बढ़ने वालों की। श्रीराम फाइनेंस में 4.5% का इजाफा, एनटीपीसी 3.5%, महिंद्रा एंड महिंद्रा, सुबह भी इस स्टॉक के बारे में हमने बातचीत की थी, यहाँ पे 3% का इजाफा। और बीएलबी करीबन 3% की मजबूती के साथ यहां पे बंद हुआ है। लूजिंग पॉकेट में आज बैंकिंग सेक्टर ने टॉप किया है। एचडीएफसी बैंक जैसा दिग्गज 2.5% की कमजोरी लेके बंद हुआ है। मारुति सुजुकी, ये भी खबरों में बना हुआ था, इसमें भी हमें 2% की गिरावट देखने को मिली है। टेक महिंद्रा 2% की गिरावट। और टाटा कंज्यूमर यानी कि एफएमसीजी पैक ले लीजिए, आईटी ले लीजिए और बैंकिंग ले लीजिए, इन्होंने बाजार में एक प्रेशर बनाया है। अगर मिड कैप की बात करी जाए तो एपीएल अपोलो ट्यूब्स में करीबन 7% का इजाफा, जेएसडब्ल्यू इंफ्रा 6%, बीएससी लिमिटेड काफी लंबे टाइम से आउट परफॉर्म यहाँ पे करता हुआ दिखाई दे रहा है, यहाँ पे भी 6% का इजाफा। और बैंक ऑफ इंडिया भी करीब 6% की बढ़त के साथ बंद हुआ है। अगर लूजिंग पॉकेट की बात करी जाए तो नायका में 3% की कमजोरी देखने को मिली है। मैसगॉन में यहाँ पे करीबन 1.5% की कमजोरी। एनएलसी इंडिया 1% ऑफ फैक्ट में भी करीब 2% की कमजोरी आज के सत्र में देखने को मिली है। जी शुक्रिया कंचन। तो ये था आज के मार्केट का अपडेट। इधर मार्केट से जुड़ी कुछ और खबरें। देश का ऑटो सेक्टर के लिए इस वक्त अवसर है, तो कई सारे चैलेंजेस भी खड़े हो गए हैं। ट्रंप के आने के बाद मुश्किलें और भी बढ़ रही हैं। ट्रंप आए दिन ऊंचे टैरिफ की धमकी दे रहे हैं। वहीं टेस्ला की ईवी भी भारत में दौड़ने को तैयार है। ट्रंप के टैरिफ टेंट्रम्स का भारतीय कंपनियों पर क्या असर होगा, इसे समझाने के लिए हमारे साथ हैं हमारी सहयोगी मिताली और साथ में यतिन भी हैं। तो पहले तो बात कर लेते हैं मिताली से। मिताली, आप ये बताएं कि ट्रंप ने जो ऑटो सेक्टर पर टैरिफ की धमकी दी है उसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है? तो यहाँ पे 25% टैरिफ फार्मा सेक्टर, सेमीकंडक्टर और ऑटो सेक्टर पर लगाने के ऐलान की एक्सपेक्टेशन है। फॉर्मल अनाउंसमेंट मोस्ट लाइकली 2 अप्रैल तक आने को मिल सकता है डोनाल्ड ट्रंप, जहाँ पे ऑटो सेक्टर की यहाँ पे 25% टैरिफ लगाने की बात करें तो इसका खासा असर हमें भारतीय इंडस्ट्रीज पे देखने को नहीं मिलेगा। इसका कारण सिंपल सा है कि ओवरऑल एक्सपोर्ट जो होता है इंडिया का यूएस से, वहाँ पे बहुत ही छोटा ही प्रपोर्शन है जो कि हम यहाँ से यूएस में भेजते हैं। लेकिन इसके अलावा जेएलआर और एमएन
M&M जैसे ब्रांड्स के लिए एक चैलेंजिंग यहाँ पे उनको चैलेंज का सामना करना पड़ सकता है। इनकी गाड़ियाँ जो US मार्केट में बिकती है वहाँ पे 10 से 15% तक महंगाई देखने को मिल सकती है। लेकिन इसके कॉन्ट्ररी अगर मैं बात करूँ तो ऑटो एंसिलरी कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरर जो है वहाँ पे कंपनीज को फायदा नजर आ सकता है। इसका कारण ये है क्योंकि जापान और साउथ कोरिया जैसी कंपनीज जो है वो काउंटर टैरिफ यहाँ पे लगा सकती है US पे, और इसका सीधा साधा फायदा कंपनीज जैसे भारत फोर्ज और संवर्धन मदरसन जैसे बड़े ऑटो कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर्स को मिल सकता है, क्योंकि US कंपनीज ऑल्टरनेटिव सप्लायर्स की तलाश में रहेगी और इस सब के बीच में भारत एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट बन सकता है जो कि US की सप्लाई चेन को यहाँ पे उनकी ज़रूरत को पूरा कर सके। इसके साथ ही EV सप्लाई चेन और बैटरी मैनेजमेंट का भी एक्सपेंशन हमें देखने को मिल सकता है। US अपनी इस EV सप्लाई चेन को काफ़ी स्ट्रॉन्ग करना चाहता है और नए सप्लायर्स की तलाश में है। इस वजह से भारत में जो EV बैटरीज का एक्सपोर्ट है उनकी बढ़ने की चांसेस हमें देखने को मिल सकती है। और अगर सब कुछ सही रहा तो रिपोर्ट्स का कहना है कि 2030 तक EV बैटरीज का जो मार्केट है वो 4 गुना तक भी एक्सपैंड हो सकता है। तो ओवरऑल यही सामने आया है कि 25% टैरिफ ऑटो सेगमेंट में हमें इंडिया में इतना ज़्यादा पेनफुल नहीं नजर आएगा। ठीक है, तो ये तो एक साइड हुआ। यतिन, ये बताइए कि टेस्ला की एंट्री से भारतीय ऑटो कंपनियों को क्या नफा नुकसान हो सकता है? देखिए, तो भारतीय ऑटो कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर्स के लिए एक बड़ी ये अपॉर्चुनिटी हो सकती है, क्योंकि टेस्ला को ऑलरेडी बहुत सारी भारतीय कंपनीज सप्लाई करती हैं, उनके रजिस्टर्ड वेंडर हैं। अगर हम बात करें वैरोक इंजीनियरिंग, सुंदरम फास्टनर, सोना BLW, भारत फोर्ज, संधार टेक्नोलॉजीज, SKF इंडिया जैसी कंपनीज जो हैं टेस्ला को अपने स्पेयर पार्ट्स प्रोवाइड करती हैं और इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स जो है टेस्ला बनाने के लिए देती हैं। तो अगर भारत में अगर टेस्ला का आगमन हुआ तो कहीं ना कहीं इन कंपनियों को भी फायदा होता हुआ दिखाई पड़ सकता है। हालांकि टाटा मोटर्स और M&M जो एस्टैब्लिश्ड इलेक्ट्रिक व्हीकल प्लेयर्स हैं, इनके लिए कैसे होगा आगे का खेल, आगे का कंपटीशन, किस तरीके से टेस्ला प्राइसिंग करेगी, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर हम मस्क की बात करें तो टेस्ला के ज़्यादातर ग्लोबल मार्केट्स, खास करके यूरोप और चाइना, अभी स्लो डाउन के तरफ देखने को मिल रहे हैं। कंपटीशन भी इन टेरिटरीज में ज़्यादा है। तो कहीं ना कहीं भारत जैसे इमर्जिंग मार्केट्स में टेस्ला को मार्केट शेयर बढ़ाने में और प्रोडक्ट की एक्सेप्टेबिलिटी कराने में काफ़ी मदद मिल सकती है, क्योंकि एक लोकलाइज प्लांट अगर होगा तो लागत भी कम करने में टेस्ला सक्षम होगा। आगे जाके अगर हम बात करें तो टेस्ला का इंडिया प्लान है, यहाँ ट्रंप ने आपत्ति जताई है, क्योंकि उनको लगता है कि जो मैन्युफैक्चरिंग है वो US में होनी चाहिए। हालांकि भारत में पुणे के चाकन के पास टेस्ला अपनी लैंड हंटिंग कर रही है। कहीं ना कहीं इसका असर आप शेयर्स पे भी देख रहे हैं। M&M 8% नीचे है, मारुति लगभग 1% नीचे है। तो कहीं ना कहीं ये जो 13 तारीख के बाद की चाल है ऑटो कंपनीज की, वो थोड़ी नर्वसनेस दिखा रही है, क्योंकि टेस्ला का आगमन अगर यहाँ हो गया तो शायद यहाँ कंपटीशन बढ़ सकता है इलेक्ट्रिक व्हीकल मार्केट्स में। जी, तो ये तो हुई बात कि किस तरीके से इस वक्त भारत का जो ऑटो सेक्टर है वो ट्रम्प के टैंट्रम्स और टेस्ला की जो है आगमन से थोड़ा प्रभावित हो सकता है। एक अच्छा एनालिसिस, शुक्रिया आप दोनों का। इधर बात कर लेते हैं थोड़ी खेल की। चैंपियंस ट्रॉफी में आज भारत और बांग्लादेश के बीच एक इंटरेस्टिंग मुकाबला हो रहा है। दुबई में खेले जा रहे इस मुकाबले में बांग्लादेश ने टॉस जीता, बैटिंग चुनी, लेकिन ये फैसला उल्टा पड़ा और बांग्लादेश ने अपने पहले 2 विकेट 2 ही रन पे खो दिए थे। नई बॉल से पहला ओवर डाल रहे मोहम्मद शमी ने सौम्य सरकार को आउट किया, फिर हर्षित राणा दूसरे ओवर में आए और उन्होंने कप्तान नजमुल हुसैन शांतो को पवेलियन लौटाया। लेकिन इसके बाद आया अक्षर पटेल का वो धमाकेदार ओवर जिसमें उन्होंने बांग्लादेश को डबल झटके दिए और तंजीद हसन और मुशफिकुर रहीम को 2 बैक टू बैक गेंदों पर आउट कर दिया। इसके बाद अक्षर हैट्रिक पे थे, लेकिन कप्तान रोहित शर्मा से स्लिप में जाकिर अली का कैच छूट गया। लेकिन उसके बाद भी बांग्लादेश फिलहाल स्ट्रगल ही कर रहा है। हालांकि 100 से ज्यादा रन बना लिए, 5 विकेट डाउन हैं और मुकाबला जारी है। तो इधर भारत और पाकिस्तान का माफ कीजिए बांग्लादेश का मुकाबला चल रहा है दुबई में। उधर हमारे बाजार में भी बुल्स और बियर के बीच एक तरफा मैच हो रहा है। पिछले करीब 6 महीने से बीएस की बॉलिंग के सामने अच्छे बल्लेबाजों के विकेट उखड़ रहे हैं, लेकिन कुछ चैंपियंस ऐसे हैं जो खराब पिच पर भी टिकने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे चैंपियंस की कहानी आइए मिताली से सुनते हैं, उन्हीं की जुबानी। तो आईसीसी चैंपियनशिप की शुरुआत हो चुकी है और इंडिया का जो क्रिकेट को लेकर क्रेज है वो काफ़ी लाजवाब है। तो इसी थीम पर बेस्ड हमने कुछ चैंपियंस आपके सामने, या मैन ऑफ द मैच कहना चाहूँगी, आपके सामने प्रस्तुत करना चाहते हैं, जिन्होंने इस गिरते मार्केट में भी अपने निवेशकों का भरोसा जो है वो बरकरार रखा। 26 सितंबर 2024 को हमने अपना 52 वीक हाई बनाया था। उस पीरियड से लेकर आज तक मार्केट के सेंटिमेंट्स हमें काफ़ी निराशजनक देखने को मिले। निफ्टी और सेंसेक्स की बात करूँ तो यहाँ पे क्लीन
होल्ड होते नजर आए। 13% 12% की गिरावट यहाँ पे अच्छी खासी देखने को मिली। साथ ही मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स जो भी है वहां पे भी हमें अच्छी खासी विकेट्स इनकी डाउन होती नजर आई। 16% की गिरावट मिड कैप स्टॉक्स में और स्मॉल कैप इंडेक्स सबसे ज्यादा यहाँ पे लुढ़कता हुआ नजर आया 20% का, और निफ्टी 500 15% की गिरावट के साथ पवेलियन में लौटता हुआ नजर आया। उसके बाद आया एफआईएस का बाउंसर। इस पीरियड में कुल 3 लाख करोड़ की बिकवाली एफआईएस ने हमारे मार्केट में करी है, लेकिन उसके डिफेंस में हमारी जो डीआईआईस थे ये काफी अपनी पोजीशन को स्ट्रांग बनाते हुए नजर आए। 3.5 लाख करोड़ की यहाँ पे उन्होंने बाइंग करी है इस पर्टिकुलर पीरियड में। अब आते हैं उन सेगमेंट पे जाके जो चैंपियंस थे हमारे इस बेयरिश मार्केट के। सबसे पहले लार्ज कैप के जिक्र करना चाहूंगी तो 50 स्टॉक्स में से सिर्फ 4 ही ऐसे नाम हमें मिल पाए हैं जो कि इस खराब माहौल में भी हमें ग्रीन झंडी देते हुए नजर आए। सबसे बड़ा नाम है विप्रो का 18% का रिटर्न देखने को मिला। फिर है बजाज फाइनेंस, कोटक बैंक और टेक महिंद्रा भी इस लिस्ट में शामिल है। अब आते हैं मिड कैप स्टॉक्स की बात। तो मिड इनिंग्स में वो स्टॉक्स जिन्होंने मैच को बरकरार रखा, सबसे बड़ा नाम यहाँ पे आता है नवीन फ्लोरिन का 21% का रिटर्न, शक्ति पंप्स 18%, TRIL और SBI कार्ड भी इस लिस्ट में शामिल थे। अब बात करना चाहूंगी टेल एंडर्स की, यानी कि स्मॉल कैप इंडेक्स, जो कि सबसे ज्यादा यहाँ पे लुढ़कता हुआ नजर आया है। लेकिन इसका एक स्टॉक रेडिंगटन जो है 35% की यहाँ पे हाईएस्ट रिटर्न के साथ इसने सिक्सर लगाया है। उसके बाद लिस्ट में शामिल है एम्बर एंटरप्राइजेस, जेंसार, लॉरस लैब, नारायण हृदयालय और FSL भी इस लिस्ट में शामिल है। तो पिच खराब थी, मार्केट सेंटिमेंट्स काफी कमजोर थे और निवेशकों को नाराज करने में हमने किसी भी तरह की यहाँ पे जोड़ नहीं देखी। पर ये थे कुछ चैंपियंस जिन्होंने निवेशकों का भरोसा पूरी तरीके से बरकरार रखा। तो ये चैंपियंस बताते हैं कि खराब पिच पर भी अगर आप डटकर खेलें और खड़े रहें तो अच्छी बैटिंग हो सकती है। जो चीज़ क्रिकेट में लागू वो शेयर बाजार में भी देखने को मिलती है। बहरहाल अब कुछ राजनीतिक खबरों का रुख करते हैं। दिल्ली में नई सरकार का शपथ ग्रहण पूरा हो गया है। इसके साथ ही रेखा गुप्ता दिल्ली की 9वीं CM बन गई हैं। वो दिल्ली की 4थी महिला मुख्यमंत्री बनी हैं और बीजेपी की दिल्ली में दूसरी महिला मुख्यमंत्री हैं। रेखा गुप्ता के अलावा 6 मंत्रियों ने भी आज शपथ ली है। इनमें परवेश वर्मा, आशीष सूद, मनजिंदर सिंह सिरसा, रविंद्र इंद्राज, कपिल मिश्रा और पंकज सिंह शामिल हैं। दिल्ली में शपथ लेने वाले सभी मंत्रियों को प्रधानमंत्री मोदी ने बधाई दी है। उन्होंने कहा है कि टीम जोश और अनुभव के साथ खूबसूरती से मिश्रण करती है और निश्चित रूप से दिल्ली के लिए सुशासन सुनिश्चित करेगी। प्रधानमंत्री ने उन्हें सबको शुभकामनाएं दी हैं। वहीं शपथ ग्रहण के साथ ही दिल्ली की रेखा सरकार एक्शन में भी आ गई है। CM रेखा गुप्ता शपथ के बाद दिल्ली सचिवालय पहुंची और शाम 7 बजे दिल्ली की पहली कैबिनेट बैठक होने जा रही है। दिल्ली सचिवालय में उनका स्वागत किया गया। डबल इंजन की सरकार आने के बाद से ही बीजेपी कार्यकर्ताओं में जोश है। दिल्ली में बीजेपी दफ्तर में कार्यकर्ताओं ने आज आतिशबाजी भी की। तो जैसा हमने आपको बताया, थोड़ी देर में रेखा कैबिनेट की पहली बैठक होने जा रही है। इस बैठक में दिल्ली की नई सरकार कई बड़े फैसले ले सकती है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि आयुष्मान योजना और PM आवास योजना पर फैसला लिया जा सकता है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने हमारे सहयोगी चैनल न्यूज़ 18 इंडिया से एक्सक्लूसिव बातचीत भी की। आइए आपको सुनाते हैं। कितना चुनौतीपूर्ण अब इस रास्ते को माने, क्योंकि आप छात्र जीवन से लेकर निगम पार्षद और अब विधायक और अब मुख्यमंत्री, बड़ा एक लंबा सफर नीचे से तय किया आपने। देखिए, चुनौतियां तो हर कार्य में होती है और दिल्ली जैसा राज्य जो देश की राजधानी है, जो पिछले 12 साल में कितना ज़्यादा पिछड़ गया है, ये देश की जनता देख रही है, दिल्ली के लोग महसूस कर रहे हैं आज। पर अच्छी बात यह है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व हमारे साथ है। उन्होंने जो विज़न दिल्ली के लिए देखा है, विकसित दिल्ली, उसे पूरा करना ही हमारा लक्ष्य है और हम लोग मिल करके दिल्ली के सम्मान में, दिल्ली के विकास के लिए, दिल्ली की समृद्धि के लिए काम करेंगे और विकसित दिल्ली का सपना मोदी जी का पूरा करेंगे। महिलाओं के लिए भी बड़ी घोषणाएं की हैं, दलितों के लिए बड़ी घोषणा की हैं, गरीबों के लिए घोषणा की है। क्या लगता है कि पहली कैबिनेट होगी, ये सारी घोषणाएं उसी में पूरी होंगी या इंतजार करना पड़ेगा? पहली कैबिनेट का एजेंडा हम लोग आज मिलकर तय करेंगे। आज पहली कैबिनेट होगी, सब हमारे विधायकगण वहाँ, हमारी कैबिनेट वहाँ रहेगी और आगे का लेआउट प्लान उसी के लिए अकॉर्डिंगली तय किया जाएगा। तो आज आवाज अड्डा भी इसी पर होने जा रहा है। दिल्ली में बीजेपी कार्यकर्ताओं में जोश है, लेकिन उम्मीदें तो दिल्ली वालों ने भी बहुत लगा रखी हैं। तो कितने वादे पूरे होंगे, क्या निकल कर आएगा कैबिनेट से और आगे कैसी राह रहेगी इस सरकार के साथ में बीजेपी के फुटप्रिंट यहां से कहां जाएंगे। शाम 7:57 पर आज का आवाज अड्डा दिल्ली में सुशासन रेखा।
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आवाज समाचार। अब कुछ और खबरें। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025 और 26 के लिए 8 लाख करोड़ से ज्यादा का बजट पेश किया है। बजट में मेधावी छात्राओं को एक स्कूटी, 4 नए एक्सप्रेसवे, 58 नगर पालिकाओं को स्मार्ट सिटी बनाने जैसे ऐलान किए गए हैं। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना विधानसभा में बजट पेश करते हुए बोले कि उज्ज्वला योजना में अब 2 मुफ्त सिलेंडर मिलेंगे, अयोध्या में सोलर सिटी बनाई जाएगी और प्रदेश में 8 डेटा सेंटर पार्क तैयार किए जाएंगे। वित्त मंत्री ने बजट के दौरान महाकुंभ की चर्चा भी की और इसे एक अद्भुत घटना बताया। उन्होंने विधानसभा में बताया कि बजट का 22% हिस्सा डेवलपमेंट पर, 13% शिक्षा पर, 11% कृषि पर और 6% हेल्थ पर खर्च किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस बजट को बाबा साहेब अंबेडकर के विचारों को आगे बढ़ाने वाला बजट बताया। ये सरकार लखनऊ में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर स्मारक और सांस्कृतिक केंद्र की स्थापना कर रही है। संविधान के 75 वर्ष की इस यात्रा के लिए उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और यह केंद्र बहुत शीघ्र बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के विचारों का एक केंद्र बनकर के संविधान की मूल भावनाओं के अनुरूप वंचितों को वरीयता देने के क्रम को तत्परता के साथ आगे बढ़ाएगी। यह एक नया माध्यम होगा और इसी को थीम में रख करके हमने 2025-26 का अपना बजट प्रस्तुत किया है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने योगी सरकार के इस बजट को बिना विजन का बजट बताया और कहा है कि योगी सरकार के बजट और उनके घोषणा पत्र के बीच कोई तालमेल नहीं है। ये जो बजट है, इनके घोषणा पत्र से कोई तालमेल नहीं बनता इनका। इस बजट का और इससे पहले बजटों का कोई फोकस नहीं रहा। बिना विजन के बजट आए हैं। कोई रोड मैप तैयार नहीं था सरकार का कि किस दिशा में हम लोगों को उत्तर प्रदेश को ले जाना है और कोई क्लैरिटी नहीं है बजटों में कि हम किसान या जो बेसिक चीजें हैं, लोगों की जरूरतें हैं, उनको कैसे किया जाए। गुजरात के वित्त मंत्री कनुभाई देसाई ने भी 2025-26 के लिए 3,70,000 करोड़ का बजट पेश किया है। वित्त मंत्री ने अपने भाषण में वित्तीय घाटा कम करने और सेमीकंडक्टर्स के विजन पर जोर दिया। बजट में अहमदाबाद समेत 6 जगहों पर एआई लैब, किसानों को ट्रैक्टर के लिए 1 लाख रुपए, महानगरों में वर्किंग विमेंस के लिए हॉस्टल की घोषणा की गई। गुजरात के सभी लोगों को 4 लाख रुपए तक ग्रुप इंश्योरेंस का भी फायदा मिलेगा। पहले 2 लाख तक बीमा मिलता था। गुजरात में 2 नए एक्सप्रेसवे और अहमदाबाद, सूरत और गांधीनगर में मेट्रो के विकास के लिए 2730 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। साथ ही इलेक्ट्रिक व्हीकल पर टैक्स को 6% से घटाकर अब 1% कर दिया गया है। इंडिया गॉट लेटेड पर विवाद के बाद सरकार ने ओटीटी कंपनियों को एडवाइजरी जारी कर नियमों पर सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए हैं। एडवाइजरी में ओटीटी प्लेटफॉर्म्स और सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी को 6 बिंदुओं पर ध्यान देने को कहा है। प्लेटफॉर्म्स से कंटेंट की रेटिंग को सख्ती से लागू करने, बच्चों के लिए उम्र से संबंधित फिल्टर लगाने और शिकायत निवारण के लिए 3 लेवल का मैकेनिज्म बनाने के लिए कहा गया है। साथ ही अश्लीलता से संबंधित कानूनों का भी ध्यान रखने के लिए हिदायत दी गई है। बात कंज्यूमर अड्डा की। इंश्योरेंस कस्टमर्स को सरकार से बड़ी राहत मिल सकती है। अब पॉलिसी होल्डर्स 1 साल तक फ्री होल्ड कर पाएंगे। मतलब आप 1 साल तक पॉलिसी रखिए, तब तक आपको कोई प्रीमियम देनी नहीं है और अगर आप 1 दिन पहले भी कैंसिल करते हैं तो पूरी तरह पॉलिसी आपके लिए फ्री। क्या है इस बदलाव के कारण, किस तरीके से काम करेगा, क्या ये ऐसा ही है जैसा सुनाई दे रहा है? कंज्यूमर अड्डा में आज इन सारे सवालों के जवाब लेंगे। शाम 5:57 पर इंश्योरेंस पॉलिसी 1 साल फ्री इस्तेमाल। एप्पल ने इस बार सितंबर से पहले ही अपने फैंस को एक सरप्राइज दिया है। कंपनी ने अपना नया सस्ता आईफोन 16e लॉन्च किया है। इस फोन में क्या कुछ खास है, बता रही है हमारी सहयोगी शिवानी घरत। इस हफ्ते हमें आईफोन SE का इंतजार था। इसकी जगह पर एप्पल ने अपना 16e लॉन्च किया है। अभी पूरी की पूरी 16 सीरीज की तरह ही इस डिवाइस को भी A18 चिपसेट पावर करता है। तो क्या क्या है इस डिवाइस के फीचर्स, एक एक करके इसी के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहली चीज आपको बता दूं कि इस डिवाइस की जो कीमत है वो है 59,900 रुपीज। जी हाँ, 2 रंगों में अवेलेबल है, व्हाइट
और ब्लैक। इसी के साथ साथ 128, 256 और 512 GB के स्टोरेज में आप इस डिवाइस को खरीद सकते हैं। अभी एप्पल का सबसे पहला सेल्यूलर मॉडेम जो है वो इस डिवाइस में आपको मिलेगा। एप्पल इसे C1 कह रही है। इसके पहले के जो डिवाइसेस है इसमें आपको क्वालकॉम का सेल्यूलर मॉडेम मिलता था। इस बार पहली बार C1 जो एप्पल का खुद का सेल्यूलर मॉडेम है वो इस डिवाइस में मिलेगा। अभी जो पुरानी वाली SE सीरीज थी उसमें आपको टच आईडी मिलता था। टच करके फिंगरप्रिंट की मदद से आप डिवाइस को अनलॉक कर सकते थे। अभी इस सीरीज में पहली बार, मतलब जो बिल्कुल लोअर एंड वेरिएंट है एप्पल के आईफोन्स का, उसमें पहली बार आपको फेस आईडी मिलेगा। याद रखिए कि ये ऐसी नहीं है, इसे कंपनी 16E बुला रही है, लेकिन बिकॉज ये एक लो एंड मॉडल है आईफोन का तो SE के साथ कंपेयर करना डेफिनेटली बनता है। इसी के साथ साथ आपको बता दूं कि कैमरा स्पेसिफिकेशंस में 48 मेगापिक्सल का फ्यूजन कैमरा, 2-in-1 फ्यूजन कैमरा आपको इस डिवाइस में मिलेगा। सिंगल कैमरा है ऑन द रेयर, जो हमें प्रोज डिवाइसेस में ट्रिपल कैमरा या फिर 3 कैमरा सेटअप की आदत हो गई है पिछले कुछ सालों में, तो वो आपको इस डिवाइस में नहीं मिलेगा। ड्यूल कैमरा भी नहीं है, एक सिंगल कैमरा है, 2-in-1 है विथ टेलीफोटो, आपको इस डिवाइस में ये मिलता है। तो कैसा लगा आपको 16E और उसकी कीमत? आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर जाके कमेंट कर सकते हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन अब से कुछ देर बाद कंज्यूमर अड्डा में आपसे होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।